हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th के लिए मैथ के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपको 27 फरवरी के आपके होने वाले मैथ के पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी पूरी किताब से होने वाले हैं। सभी इसमें चैप्टर इंक्लूड रहेंगे, और सभी चैप्टर से हम फार्मूला और जितने भी सवाल को लगाने के तरीके हैं, सभी 20 प्रश्न में यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल से। और इसके हम कई सारे पार्ट करने वाले हैं। आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न की मान के चलिएगा, आपका पेपर से पहले हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, तो आप देख सकोगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप विश्वास मानिए कि आप जितने भी प्रैक्टिस अभी करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म बचा है, अभी यहाँ पे हम सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। सिलेबस को कवर करना हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जितने ज्यादा मैथ के अंतर्गत जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो यहाँ पर उसी तरह से हम प्रैक्टिस सेशन किसके अंतर्गत रखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट 20-25 ऐसे करके हम आपके 27 फरवरी से पहले पहले बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपका एक रिवीजन की तरफ से क्या हो जाएगा, आपको पूरा मैथ का एक बार रिकैप हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और याद रखिएगा वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, ज्यादा बातें न करते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2000 आई थिंक 2025 या 24 का प्रश्न है, पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें सिंपल सा सॉल्व करना है। कह रहे हैं गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 96 का गुणनखंड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटोगे आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 से काटोगे 2 एक सॉरी 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसका गुणनखंड आ गया, यानी 96 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 को डिवाइड करिए, 404 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, 2 जीरो में 0, 2 एक कम 2। 101 आपका एक प्राइम नंबर है, इसी से कटेगा। मतलब यहाँ पर 404 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर गुणे में 101। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको समझने वाली पॉइंट है कि एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है। तो एचसीएफ उसे कहते हैं जो कॉमन नंबर हो, यानी उभयनिष्ठ। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें न्यूनतम घात लेते हैं, वही आपका क्या होता है आंसर। अब देखिए, दोनों में कौन मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी। न्यूनतम घात यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मिनिमम घात 2 है। तो देखो, यहाँ पे 5 मैक्सिमम हो जाएगा, 2 मिनिमम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 पावर 2, यानी 2 गुणे 2, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर आपका 4 आएगा। इस तरह से हम एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि में गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ निकालना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढोगे। एक है तो एक, 2 है तो 2, जितने भी रहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, सभी गुणनखंड की न्यूनतम घात को आपको इंक्लूड करना है। अब यही आपको समझना है, अगर एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करोगे, तो प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। ठीक है, क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड को, अब चाहे वो उभयनिष्ठ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कि प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात लेना है। क्या लेना है आपको, अधिकतम घात लेना है, अधिकतम घात को शामिल करना है। ये पॉइंट आप नोट रखोगे दोनों, जिससे आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, क्या कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन, अब इसमें आपको फार्मूला वगैरह सारी चीजें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को अगर मैथ की कॉपी आप लिख रहे हो, तो उसमें आपको क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, सभी चीजें लिखोगे। तो पहले हल करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या है दिया गया है। हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या दिया गया है। तो जो जो चीजें आपको दी गई वो लिखोगे। तो शंकु की ऊंचाई, ठीक है, क्या दिया गया हमें, शंकु की ऊंचाई h दिया गया आपको 48 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 48 सेंटीमीटर। सेकेंड आपको दिया गया आधार का व्यास,
यानी शंकु के आधार का व्यास, यानी आपको व्यास क्या होता है डी, ये दिया गया कितना 28 सेंटीमीटर, पर हमें व्यास का कोई काम नहीं है, आधार निकालना है, वो सॉरी त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर बराबर होगा D/2, और डी कितना है 28, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपका त्रिज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अब फार्मूले को आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर देना, बंद कर देना है, जिससे कि एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए कि बच्चे ने इसको सही से लिख रखा है। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलती है। आप जितने ज़्यादा स्टेप बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं मैथ के अंतर्गत। तो स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स यहाँ मिलेंगे, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, मार्क्स बढ़ा सकते हो। अब ये क्या है, शंकु का आयतन, ये लिख सकते हो यहाँ की कि एक ज्ञात करना है, क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। उसका फार्मूला हमने लिख दिया। अब वैल्यूम v बराबर क्या होगा, 1/3 पाई का मान 22/7, आर क्या है आपके पास में 14, तो 14 का स्क्वायर, और एच कितना है 48 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 22/7, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 गुणे 48, काटो 7 से ये कटेगा 7 तिक्कम 7, इसको काटोगे 7 दूनी 14, उसके बाद में बचेगा 5, 7 8 56, 28 आ जाएगा। 3 से काटोगे इसको 16 3 48, कट गया। अब यहाँ से आपका क्या बचेगा, ऊपर बचा हुआ है 22, ठीक है, ये गुणे में 28, और ऊपर बचा हुआ है 16, 22 का 28 का आपका क्या करना है, इसका गुणा करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, गुणा करिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं 22 गुणे 28 गुणे में क्या करना है 16, इसका गुणा करना है। चलो तो गुणा करते हैं, तो 22 और आप 28 का गुणा करोगे, ठीक है, तो इसमें से ऐसा आप पहले करो, इसको 2 ले लो, तो 22 दूना क्या हो जाएगा ये 44। तो थोड़ा आसान करते हैं, ये 22 इसमें से 2 लेकर के इसको 44 कर दिए, ये कितना बचा 14 गुणे 16, 44 गुणे 14 गुणे 16। अब हमें 14 का भी पहाड़ आता है, 16 का भी पहाड़ आता है, ठीक है। तब 16 से इसको करोगे, 16 चौके 64, 16 से इसको सीधा गुणा करें, 16 चौके 64, 4 हासिल आएगा 6, 16 चौके 64, 64 6 70, हो जाएगा 704, गुणे में क्या बचेगा 14, 14 चौका 56 जीरो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते 98, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ये आंसर आ गया आपका, यहाँ तक का हमने आंसर निकाला गुणा करके, स्टेप मार्क किया। अब ये किस में आया, आयतन है, सेंटीमीटर इसका क्या है मात्रक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये मात्रक लिखना जरूरी है। और यहाँ से आप क्या करोगे, उत्तर लिख करके ऐसे, उत्तर बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्या करोगे एक बॉक्स के अंदर, इसको भी बंद कर दोगे आप, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखते हो, और इसको जो ये आप बॉक्स बना रहे हैं ना, इसको अलग पेन से बनाइएगा, जैसे उत्तर आपने ब्लू पेन से लिख रखा है, तो इसको क्या करिएगा काली पेन से बॉक्स बनाइएगा, जिससे कि एग्जामिनर को स्पष्ट हो सके कि इसने क्या किया, उत्तर को सही लिखा है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, ये निर्देशांक ज्यामिति का है। कह रहे हैं कि बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको भी हम थोड़ा चित्र की सहायता से, अब देखो जहां पे आपको चित्र डायग्राम लगे वहां पे आपको बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और इसी के सीध में एक लाइन खींचा, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी। ए का निर्देशांक हमें कह रहे हैं कि -1, 7 है, और बी का निर्देशांक हमें दिया गया 4, -3। हम इसको मान लेते हैं ये x1, y1 दिया गया है, ये x2, y2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट कटा, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, क्योंकि देखो रेखाखंड को बताया गया कि आपको 2 और 3 अनुपात में काटा गया। अब हमें पता है ये पॉइंट क्या है आपके पास में m है, और ये पॉइंट क्या है आपके पास में n है, ठीक है। अब यहाँ का जो निर्देशांक है वो हमने मान लिया x, y है, इस पॉइंट का निर्देशांक यानी P बिंदु का हमने निर्देशांक मान लिया कितना है, x, y है। हमें इसके निर्देशांक ही ज्ञात करने हैं। तो देखो, अगर आपको फार्मूला पता हो x बराबर, तो x का निर्देशांक निकालने के लिए, सॉरी एक मिनट, x का निर्देशांक निकालने के लिए आपके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है m x2 प्लस में n x1। मतलब ध्यान सुनिएगा, अगर हम इस साइड वाला
इस साइड वाला पॉइंट ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं, तो यहाँ से छोड़ करके यहाँ वाला निर्देशांक लेना पड़ेगा हमें x2, इसीलिए m के साथ में x2। अगर हमने यहाँ से n लिया है तो इसका मतलब इस साइड वाला x1 होगा, बटे में m प्लस का n लिया। अब इसकी आप वैल्यू रखोगे, m कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, प्लस में यहाँ पे n कितना है 3 है, x1 कितना है माइनस का 1 है, बटे में 2 प्लस का 3। सॉल्व करोगे इसको, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, बटे में 5। 8 में से आप 3 घटाओगे क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बटे 5 कटेगा, आएगा आंसर 1, यानी x बराबर क्या आया 1। x का मान आ गया आपका 1। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, y का निशान निकालोगे, तो y के लिए भी सेम होता है फार्मूला, बस x2 y2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, सॉरी y2 और y1 बदलेगा, तो m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस का n। यहाँ पे मान रखोगे आप, 2 गुणे y2 कितना है माइनस का 3 है, प्लस में n का मान 3 है, y1 का मान क्या है 7 है, बटे में 2 प्लस का 3। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 2 3 6 माइनस का 6 प्लस 7 21, बटे में 3 2 5। 21 में से आप 6 घटाओगे तो बचेगा आपका 15, बटे में 3, 3 5 15, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, 5 है ना, यहाँ पे 1 मिनट गलती किया हमने, हाँ यहाँ पे 5 होगा, तो 5 से घटेगा तो 5 3 15 आएगा, यानी 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो y का मान कितना है 3, यानी अतः, ठीक है, सॉरी यहाँ से लिखोगे अतः बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक 1,3 होगा, कितना होगा 1,3। तो ये पॉइंट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये x निर्देशांक निकालने के लिए है, और ये वाला फार्मूला आपका y निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रहना चाहिए आपको, तभी आप इसका निर्देशांक निकाल सकते हो। तो आई होप ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 4, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिकोणमिति से, इसको आपको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड राइट को सिद्ध मतलब सिद्ध करना है इसको। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ लिखते हैं और राइट हैंड साइड को लाना है। हमारे पास क्या लिखा गया है, कॉट ए माइनस का कॉस ए, पूरे के बट्टे में क्या लिखा गया है, कॉट ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब हमें पता कॉट को हम किस में बदल सकते हैं, कॉस बटे साइन, इसको कन्वर्ट करो आप, इसको लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए, माइनस का आगे क्या है कॉस ए, पूरे के बट्टे में फिर से कॉट क्या लिखोगे, कॉस ए बटे में साइन ए, प्लस का कॉस ए। अब देखो कॉस ए ऊपर है, यहाँ पे भी ऐसा करें, कॉस ए कामा ले ले, तो जैसे आप क्या करोगे, कॉस ए कामा लेगे, बचेगा 1 में साइन ए माइनस का 1, पूरे के बट्टे में फिर कॉस ए हमने एक कामा लिया, तो यहाँ बचेगा 1 बटे साइन ए और प्लस का 1, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कटेगा तो बचेगा क्या है, 1 बटे साइन ए माइनस का 1 और 1 बटे साइन ए प्लस का 1। अब 1 बटे साइन ए को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, कॉसेक, ठीक है। अब देखो अगर आपने त्रिकोणमिति को अच्छे से नहीं पढ़ा है, त्रिकोणमिति अगर आपको भी अभी भी कंफ्यूजन होता है, तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे त्रिकोणमिति का क्विक रिवीजन हमने करा रखा है, ठीक है। अभी 3 से 4 दिन हुआ अब इसका वीडियो अपलोड हुआ है, तो क्विक रिवीजन के अंतर्गत आपको जितने भी फार्मूले और जितने भी टर्म आसान भाषा में समझाया गया और एग्जाम्पल के साथ में, आप जा करके देख सकते हैं। मात्र 30 से 35 मिनट का वीडियो, 30 मिनट में लगभग पूरे हमने थ्योरी को और क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट कर दिया। तो आप चैनल पे जा करके त्रिकोणमिति का क्विक रिवीजन आप देख सकते हैं, जिससे वहाँ पे आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए 1 बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन को लिखेंगे कॉसेक ए माइनस का 1, और 1 बटे साइन को फिर से लिखोगे यहाँ पे कॉसेक ए प्लस का 1। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब आपका प्रूफ हो गया इति सिद्धम। इसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, बस इतना आपको ध्यान रखना, ऐसे ही आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनाना है, ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे आपका चित्र फिर से इंपॉर्टेंट होगा, आपको इमेज तो बनाना ही पड़ेगा। अब एक वृत्त लेते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका केंद्र है, इसको हमने नाम दे दिया O। यहाँ से एक त्रिज्या खींचा, यहाँ से एक त्रिज्या खींचा, और यहाँ पे कह रहे हैं एक जीवा है, ठीक है, इस जीवा को हमने मिला दिया, जीवा का नाम हमने दे दिया A और B, ठीक है, A और B दे दिया।
और यहाँ पे जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या, इसकी लंबाई जो है 21 सेंटीमीटर है। कितने? 21 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है। तो त्रिज्या की लंबाई जो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी त्रिज्या, इसकी भी लंबाई क्या होगी? 21 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई में नहीं पता, हमें क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, ठीक है, जो मैं पेंट कर रहा हूँ वो वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस वाले भाग को। इस वाले भाग को निकालना है, तो इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला हमारे पास नहीं होता, यानी इसके लिए हमें निकालने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो क्या होता है, तो देखिए, वृत्त वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है माइनस में त्रिभुज, जो इससे रिलेटेड त्रिभुज होता है, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने के लिए आपको सिंपल से फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और माइनस में क्या करो, इसको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसमें लगाते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला याद रहना चाहिए, a/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास पाई का मान 22/7 रखते हैं, आर कितना है 21 का स्क्वायर करते हैं, थीटा कितना है हमारे पास में 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दोगे, बटे में 360। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ऐसे नोट चित्र में ही बना दोगे तो एग्जामिनर को ऐसे स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख भी सकते हो जैसे दिया गया है, ठीक है। या आप लोग का काम है, हम बार बार, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, रिवीजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सवाल को लगाते हैं। अब सवाल को लिखना कैसे, आपको एग्जाम में ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले में दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या, यानी ऐसे लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर, तथा जीवा द्वारा, या फिर ऐसे लिखोगे, ठीक है, जीवा जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इतना याद कर लिए। अब ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतनी सारी चीजें लिखने के बाद आप यहाँ से बताओगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इस फार्मूला लिस्ट को इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर आप जैसे क्या बताया कि इस क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पूरा तो पता होता है कि हम निकाल लेते हैं ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन इसमें से हमें ये वाला भाग निकालना है, तो हमें इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमने इसकी वैल्यू रखी माइनस में 1/2, आर क्या है 21, 21 का स्क्वायर साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, इतना रख दिया, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे 21 इसको 0 से 0 काटोगे, 6 कम 6, 6 छंका 36, 6 आ जाएगा, तो गुणे में आएगा 1/6, माइनस का 1/2, 21 और गुणे में साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। इसको काटोगे, 7×3 = 21, 3×2 = 6, 2 से 1 काट दोगे 11, तो 11 और 21 ऊपर, इधर क्या बचेगा? 11 गुणे 21 माइनस में 21 का स्क्वायर होता है 441, √3 बट्टे में 2 दूनी 4, इसको गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 माइनस का 441 √3 बट्टे में 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अब √3 का मान हमें दिया नहीं गया है। अभी आप ज्यादा से कैलकुलेशन करोगे तो √3 की वैल्यू रखोगे, और √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, ये होती है। अब इतना पूरा वैल्यू रख करके फिर से गुणा भाग करोगे तो लंबा प्रोसेस आएगा, आप यहीं तक छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही आंसर लिख देना है। उत्तर हमारा क्या होगा? 231 माइनस का 441 √3 बटे में 4, ये हमारा क्या है? उत्तर है। इसी को आपको लिख देना है बस अकेले। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, कह रहे हैं एक डिब्बे में लाल कंचे 4 हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं, और इस डब्बे में एक कंचा ऐसे तरह निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? निकाला गया कंचा लाल हो या हरा नहीं हो। दो प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड है। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे हमें वही टर्म्स लिखना पड़ेगा, दिया गया है क्या, ठीक है। तो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? नंबर ऑफ द, मान लो लाल कांच के लिए आर मान लेते हैं, रेड, नंबर ऑफ रेड 4 है, नंबर ऑफ द व्हाइट इसके लिए 8 है, नंबर ऑफ
ग्रीन कितना है, 5 है, ठीक है। और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब जितने भी है सभी का, तो 4 प्लस का 5 प्लस का 8 कुल मिलाकर के 17 है, ठीक है। अब पहले प्रश्न पे चले जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि कह रहे हैं वो नंबर लाल होना, सॉरी, जो कंचा होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड, ये क्या होगा, नंबर ऑफ द रेड अपॉन में नंबर ऑफ टोटल, यानी संभव परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या। तो संभव परिस्थितियां कितनी है, 4, और कुल परिस्थितियां कितनी है, 17। तो लाल के लिए क्या हो जाएगी, 4/17, ये आपको हो जाएगा आंसर। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि हरा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हरा नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, तो हमें यानी PG0 निकालना है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हमें यहाँ पे हरा होने की कंडीशन पता चल सकती है, यानी हम PG निकाल सकते हैं हरा होने की कंडीशन में। ये हो जाएगा n नंबर ऑफ जी, n नंबर ऑफ s, मतलब सबका। तो g कितना है आपके पास में, 5 है, और ये कितना है, 17 है। तो प्रोबेबिलिटी, हरा होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/17। और हमें एक फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ से कि p ई प्लस का पी ई नॉट बराबर में 1, मतलब किसी घटना के घटने की संभावना और किसी घटना के ना घटने की संभावना का योग क्या होता है, 1 होता है। अब हरा होने की संभावना ये दिया गया है, नहीं हमें 5/17 यहाँ से पता है, प्लस हरा ना होने की संभावना हमें निकालना है बराबर में 1। तो PG0 अगर निकालना है तो 1 माइनस का 5/17, 17 इधर लाओगे तो 17 एकम 17 माइनस का 5/17, 17 में से 5 जाएगा, आंसर आएगा 12/17। ये हो गया आपका राइट आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका समझना, दूसरे में क्या है कि हमें कह रहे हैं कि हरा नहीं होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए नहीं है, वो लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, ठीक है। लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 आएगा, और कुल घटना कितनी है, 17, तो 12/17 यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कह रहे हैं कि √1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा बराबर में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आसान सा प्रश्न है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, √1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। इस तरह से आपको कंडीशन मिले तो आप ध्यान रखिए कि इसमें परमेयकरण लगेगा। 1 प्लस का इसको साइन थीटा करते हैं बट्टे में 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ही परमेयकरण करोगे। अब ये ऊपर a प्लस बी दिख रहा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में a-b और a+b दिख रहा है, यानी a² माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो टर्म आप। अब नेक्स्ट कंडीशन में आप ऊपर अंडर रूट लगाओगे 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में, अब देखो एक के स्क्वायर में एक ही रहेगा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, वही हमने यहाँ पे लिखा। अब दोनों पक्ष में अगर ऊपर भी नीचे भी स्क्वायर है, तो यानी देखो इस तरह से a² बटे b² लिखा गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, a/b का होल स्क्वायर। यहाँ से वही कंडीशन हम लगाने वाले हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में जैसे हटेगा, इस उसको यहाँ से देखना, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर हटा, क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब ये फ्रैक्शन है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/cos थीटा प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 1/cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बोलते हैं, टेन थीटा। हो गया आपका राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था आगे हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे हम प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर में एक प्रश्न फिक्स है देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, मान लीजिएगा। अब इसमें क्या है, आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा आसान सा टर्म और कुछ 4 बातें लिखनी है, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए हम कैसे लिखते हैं। अब इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास का प्रयोग करते हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है क्या अपरिमेय, तो इसको उल्टा मानेंगे हमेशा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अतः 7√5 बराबर में a/b।
जहां ए कम बी सहाभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सहाभाज्य सहाभाज्य पूर्णांक है और बी डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख सकते हैं। तब यानी इसको लिखा जा सकता है 7√5 बराबर में ए बटे बी। √5 को इधर रोकते हैं तो √5 बराबर में ए बटे 7b। समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यही बातें लिखनी है, आपको यही समझना है। इस समीकरण 1 से, ठीक है, ए कमा 7 तथा बी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए इसलिए ए बटे 7b परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर पूर्णांक है तो इनका जो भाग करोगे, ठीक है, गुणा करोगे, सब क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। तो परिमेय संख्या है इस प्रकार से √5 भी क्या होगा? अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या ही हो सकती है। यानी फिर यहीं से लिखेंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे लिखना है परंतु। परंतु हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गया। माना हमने परिमेय था पर ये अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या के साथ में बराबर में कैसे परिमेय संख्या आ सकती है? यानी हमारी कल्पना ही क्या थी? गलत थी। यानी अतः हमारी कल्पना गलत थी। यहाँ से लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है, या गलत है। सॉरी थी नहीं, ऐसे लिख दो, गलत है। गलत है इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना है। ये आपके लिए 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 मार्क्स में ज्यादातर ये सवाल पूछी जाती है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा आज का 9वां प्रश्न कह रहे उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब इसके अंतर्गत भी हम चित्र की सहायता लेंगे। एक वृत्त देखोगे, इस वृत्त के अंदर ये केंद्र है ओ, कह रहे यहाँ से एक त्रिज्या और ये, ठीक है, हमें ये चाप की लंबाई निकालना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो इस चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, और ये आपका थीटा कह रहे हैं 30 डिग्री है और ये त्रिज्या है, इसकी लंबाई दिया गया इन्होंने 14 सेंटीमीटर। तो देखो इस कंडीशन में दिया क्या गया है? दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी, चाप ए बी इसलिए कुछ, ठीक है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है चाप ए बी की लंबाई। चाप ए बी की लंबाई। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हम इसकी लंबाई निकालना चाहें तो ये क्या है? एक वृत्त का परिधि है। अब वृत्त की परिधि को हम पूरा नहीं निकाल रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा? इसमें भी वही फार्मूला लगेगा कि वृत्त के चाप की लंबाई का परिधि का फार्मूला होता है 2πr और ये हो जाएगा थीटा बट्टे 360। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके लिखोगे ऐसे, चाप ए बी की लंबाई बराबर ये हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360। 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान है 14, थीटा का मान है 30 बट्टे में 360। काटोगे 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 3 0 0 कटेगा, ये कटेगा 12, आएगा 12। ऊपर बचेगा 2 गुणे 22 गुणे में 2 और गुणे में 1/12। 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, ऊपर बचा है 22 और नीचे बचा है 3। 22/3 सेंटीमीटर
या फिर इसी को दशमलव में करोगे तो 3×7=21, 7.3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो आपका जो भी आंसर लिख सकते हो दोनों सही है। आंसर आपका क्या आएगा 22/3 या 7.3 सेंटीमीटर आपकी चाप की लंबाई आएगी। तो आपको याद रखना है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr θ/360 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आपका 10वां। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको माध्यिका निकालना है, सॉरी माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए देखिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। तीनों विधियों को हम आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला हमारा जो विधि होती है वो सिंपल सा क्या होता है, काल्पनिक विधि होता है एक, और एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि जिसे बोलते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये बारंबारता FI, इसे क्या बोलते हैं FI। और यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, XI। अब XI निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से वर्ग अंतराल में दोनों टर्म से लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके आधा करना पड़ेगा। तो 6 और 0 को जोड़ोगे 6 आएगा, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, 12×6=18, 18 का आधा कितना आएगा 9, 12 और 18 को जोड़ोगे तो 12 और 18 आएगा आपका 30, 30 का आधा आएगा 15। और इसी तरह से आप बढ़ाते जाओगे, देखो इसके अंदर 6, 9×6 15, 15×6 21, 21×6 27, ऐसे आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में जो होता है वो होता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, यही लगाना रहता है। तो यानी यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें FI XI निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम निकालते हैं FI XI, तो 5×3 15, 9×9 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 12 और 21, इसको जोड़ोगे तो 12 और 21 गुणा करोगे, 12 एक कम 12 दो हासिल आएगा 1, 12 दूनी 24, 25, 252। और उसके बाद में 27 और 4 गुणा करोगे तो 27 चौके 108, 108 आ जाएगा। अब इसको पूरा टर्म्स जोड़ोगे तो यही आपका क्या होगा, सिग्मा FI XI जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 21, ठीक है, सर 81, 15 और 81, 150, 252, 108 को ऐसे जोड़ना है। तो देखिए 8, 8 2 10, 10 और 10 से 11, 11 5 16, 16 के 6 हासिल आएगा 1, उसके बाद में 0 फिर 5, 5 5 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 एक हासिल आएगा 20, 0 हासिल आएगा 2, उसके बाद में 1 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 आएगा आंसर 606। सिग्मा FI कितना आ गया, 600, FI XI 606 आ गया। सिग्मा FI निकालना है, यानी ये वाला टर्म्स निकालना है FI, जोड़ लोगे 9 9 5 14, 14 10 24, 24 में 12 जोड़ोगे 24 36, 36 4 40, ये आ जाएगा आपका 40। बस यहाँ पे रखो आप 606 बटे में 40, 2 से सॉरी 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 में 0, 4 एकम 4 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 दशमलव में 4 पंचे 20। अब एक अंक, एक 0 है तो एक अंक पे और दशमलव लगा दो, यानी आ जाएगा 15.15। माध्य कितना आएगा 15.15, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई ये चीज आपको अच्छे समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 11, इसके अंतर्गत भी हमें क्या करना है, टर्म्स को सिद्ध करना है। यहाँ पर इसके अंदर सिद्ध करना है, तो देखिए इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया गया, 1 प्लस का सेक थीटा बटे में सेक थीटा। अब देखिए सेक को क्या बदल सकते हैं हम, कॉस में बदल सकते हैं। तो इसको लिखो 1 प्लस का 1 अपान में कॉस थीटा पूरे के बटे में 1 अपान में कॉस थीटा। अब ये हर यहाँ पे बराबर होगा, एक लगा करके कॉस थीटा ऊपर नीचे गुणा होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में कॉस थीटा पूरे बटे में 1 अपान में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कट जाएगा, नीचे एक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर बचेगा कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, यानी यहाँ में तो ये प्रूव करना है कि ये आगे जा ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड को भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड को जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया,
तो बस हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप करिएगा, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट रखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसके दोनों टर्म्स हमें सॉल्व करके ही लगाने पड़ेंगे। और ये आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको दोनों तरफ से सॉल्व करके ही हम इसको लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। कह रहे हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच में मार्ग दूरी 5 मात्रक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से दूरी का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आउट बनाओगे, ठीक है। एक पॉइंट ये है ए, ए का दिया गया था x, 2। अब कोई एक बिंदु है, इसको हमने मान लिया बी, और इसका संग दिया गया 6, 5, और इसके बीच की दूरी दे 5 मात्रक दिया गया है। तो दूरी का मात्रक यानी ए बी की दूरी जो होती है वो फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब हमें यहाँ पर ए बी की जो लंबाई दी गई वो 5 दिया गया है, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, ए बी कितना दिया गया, 5 दिया गया। अब x2, अब किसी को भी मान लो आप, यहाँ पे इसको x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2 मान लो। देखो अब x2 कितना है हमारे पास में, 6 है, 6 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, 5 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये रूट से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इधर में आ जाएगा 25। इसको लिख लेते हैं 5×5 = 25। इधर में आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में x स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12x और प्लस में ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 3 3 का 9। अब सबको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इधर बचेगा 0। ठीक है, एक मिनट, इधर क्या बचेगा 0, इधर बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 12x, 36 और 9 को जोड़ोगे आएगा आपका 45 और माइनस का इधर आएगा 25। तो ये x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 45 में 25 घटाओगे बचेगा 20 बराबर 0, इधर ला लेते हैं। इस तरह से ये क्या बन गया, एक दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, दो घात समीकरण को भी सॉल्व करेंगे तो स्प्लिट मेथड से मध्य पद गुणनखंड, यहाँ पे x है माइनस का 12x प्लस का 20 बराबर में 0। अब 20 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 10 दूना 20 और 10 और 2 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 10 और प्लस का 2, एक्स प्लस का 20 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2x प्लस का 20 बराबर में 0। ये दो टर्म से ये दो टर्म, एक्स कामा लोगे x माइनस का 10 और माइनस 2 कामा लोगे तो x माइनस का 10 बराबर में 0। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 10 एक ब्रैकेट में, यानी x बराबर 2 1 होगा और x बराबर 10 होगा, यानी x का मान 2 हो सकता है और x का मान क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो दोनों आपके आंसर राइट है। तो आई होप ये समझ में होगा कि x का मान क्या हो सकता है, 2, 2 हो सकता है या फिर 10, 2 हो सकता है। दोनों टर्म्स आपके लिए राइट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर आपका 13। इसमें भी क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब सिंपल से आपको एलसीएम निकालने की बात कह रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। 120 का गुणनखंड करोगे 2×12, 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे आपका 15 आएगा, 3 से काटोगे 5 आएगा और 5 से काटोगे 1 आएगा। तो जो 120 आया इसका गुणनखंड क्या है, 2 का क्यूब गुणे 3 गुणे 5। 315 को काट लो, 315 को काटेंगे, पहले 5 से काटते हैं, तो 5 से काटोगे तो सॉरी 5×30 और 5×3 = 15। 3 से काटोगे 3, 3×9 3×2 = 3, 3 उसके बाद में ये 3 से कटेगा, 3×7 = 21 और 7 से कटेगा, 7×1 = 7। यानी आपका 315 जो होगा वो आएगा कितना, 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब देखो हमने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सभी गुणनखंड को इंक्लूड करेंगे और उनकी मैक्सिमम घात। तो देखो 2 यहाँ पे अकेले है और कहीं नहीं है, तो इसकी घात यही इंक्लूड होगी, यानी एलसीएम निकालते वक्त सभी फैक्टर को लेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा गुणे। अब 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 का क्या होगा मैक्सिमम घात, यानी 3 का स्क्वायर। 5 दोनों जगह पे है, दोनों पे हर बराबर है, कोई एक ले लो, 5 और 7 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 गुणे 5 गुणे 7, 8×5 = 40 गुणे में 9 गुणे में 7, 9×4 = 36, 360 गुणे में 7, 7 0 में 0, 7 6 42, 2 से लगेगा 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 2520। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आंसर हो गया। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर आपका 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण 30 डिग्री है। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको चित्र इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त है, केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर आर बराबर दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसपे यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है 30। तो क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। रखो वैल्यू, पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 गुणे 14, थीटा कितना है 30 बटे में 360, 0 0 कटा 3 कम 3, 12 3 36, नीचे आया 12, 7 से इसको काटोगे 7 दूनी 14, 2 1 कम 2, 2 6 12, अभी भी इसको 2 से काटा जा सकता है 11 और 2 3 6, अब कटेगा नहीं, ऊपर बचेगा 11 गुणे 14 और नीचे बचेगा 3, 11 चौक 44, 4 हाथ से लाएगा 4, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, 11 4 15, 154/3, 154 क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको आप दशमलव में भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो 3 से इसको भाग करो, 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 कम 3, 3 3 करो 51.3 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गए ये सारे प्रश्न। आपको ये फार्मूले याद रखने हैं और आपको कैलकुलेशन याद रखना है, और पहले ही बता रहे हैं ये हम आपको तरीके मतलब आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं। अब आपको स्टेप मार्किंग करके खुद से लिखना है कितने ज़्यादा स्टेप हो सके। अब जैसे हम इसको देखो सारे को एक ही लाइन में काट करके सिंपल सा गुणा कर दिया, नहीं आप आराम से काटोगे और 5-6 लाइन में खींच करके लिखोगे आराम से, जिससे क्या होगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। बहुत ही आसान प्रश्न कह रहे हैं कौशिक थीटा बराबर में 13/5। देखिए यहाँ पे दिया गया है कौशिक थीटा बराबर में 13/5। अब कौशिक थीटा होता है जो होता है कर्ण बटे होता है आपका आधार, सॉरी लंब, क्या होता है लंब होता है। हम्म, अगर ये लंब है और ये आकर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखो क्योंकि हमें क्या निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा में होता है आधार बटे लंब, नीचे तो 5 आएगा पर आधार नहीं पता है, तो इसके लिए हमें क्या लगना पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, लंब को इधर भेजो, तो के स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। के कितना है आपके पास में 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस एल कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, 13 169, 5 25 बराबर में आधार का स्क्वायर, घटाओगे 144 बचेगा ए स्क्वायर, ये 12 का वर्ग है और ये ए बराबर कितना आ जाएगा आधार बराबर 12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5 हो गया आपका आंसर। 12 क्या होगा आपका 5 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहे हैं बिंदु -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। फिर से यहाँ पर आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए पॉइंट ए, इसका निशान दिया गया -5, 7 और एक पॉइंट ये है बी, इसका दिया गया -1, 3। अब चाहे इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको किसी एक को मानना ही पड़ेगा, तो x1 y1 मान लिया। अब हमें ए बी की दूरी निकालना है, फार्मूला क्या होता है पता ही आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स याद रखिए, फार्मूला याद रखिएगा। अब रख दो वैल्यू, x2 कितना है आपके पास में -1 है, x1 कितना है -1 और ये है माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 3 है, माइनस का 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट माइनस प्लस माइनस होगा 5 मिल जाएगा, ये बचेगा 4 का होल स्क्वायर और ये भी 3 मिल जाएगा तो ये बचेगा -4 का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 4 चौक 16 और ये भी हो जाएगा 4 चौक 16, क्योंकि स्क्वायर लगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस आंसर प्लस में ही आएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 16 32, अंडर रूट 32 लिखो या अपने से को लिख सकते हो आप 4√2। तो चाहिए आंसर लिखो, चाहिए आंसर लिखो, आपका आंसर है। आई होप समझ में आएगा। चलते हैं, देखो सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को आपको क्या करना है लाइक करना है। ठीक है, अगर आप लाइक करते हो चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अपने दोस्तों के पास शेयर करते हो, इससे क्या होगा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाने के प्रयास करेंगे और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मैथ की प्रैक्टिस। अब हमें पता है मैथ कितनी भी चीज़ें पढ़ें भूलने की होती है, क्योंकि मैथ ऐसे वो सब्जेक्ट है कि आप ज़्यादातर भूल जाओगे,
तो मैथ एक ही चीज से आपको क्लियर किया जा सकता है अच्छे से, कि प्रैक्टिस। आप मैथ के अंतर्गत जितने ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी मैथ में, मान के चलिएगा कि आपके उतने ही अच्छे पकड़ बनी रहेगी और उतने ही अच्छे मार्क्स आप क्या करोगे, लेके आओगे। तो आप जितने ज्यादा लास्ट समय में मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उतने ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को आपको यहाँ पे सॉल्व करवा सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहे हैं? प्रश्न नंबर 17 में आपको बताना है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, सिंपल सी। चलिए, तो बारंबारता माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। हमें क्या निकालनी पड़ती है? संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से हमें संचयी बारंबारता CF निकालनी पड़ेगी। ये होगी 5, 8 5 13, 13 में 20 जोड़ोगे 33, 33 में 15 जोड़ोगे 33 और 15 हो जाएगा 48, 48 में आप 7 जोड़ोगे 48 7 55, 55 5 60, 60। ये n का नंबर है। n बराबर क्या आया? n बराबर आपका आया 60। अब n बराबर 60 आया है, तो ये क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या, तब इसको जब 2 से भाग करोगे आएगा 30। यानी आपका जो 30वां और 31वां पद हो वही माध्यिका होने वाली। अब 30वां और 31वां पद कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, इस टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स आ गया, तो बस आपको यहीं से निकालना है। अब फार्मूला क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात है माध्यिका। मीडियन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो मीडियन बराबर क्या होता है? एल प्लस का ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू H। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब एल क्या है? लोअर लिमिट, जिसमें आपको वर्गमूलता मिला, मतलब एल की वैल्यू कितना है? 20 है। अब ये सब आपको टर्म्स क्या होगा, ऐसे साइड में दिखना पड़ेगा कि दिया गया है निम्न सीमा एल बराबर 20। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी एफ का मान है, एफ बराबर में भी क्या है? 20 है। अब इसकी बारंबार संचय बारंबारता इसके पहले वाली यूज करते हैं, यानी CF का मान कितना है? 13 है। ठीक है, और H मतलब हाइट, लोअर लिमिट अपर लिमिट को घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर 10 है। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइड में ऐसे। तो L का मान कितना है हमारे लिए? 20 है। N का मान कितना है? 60 है बटे में 2। संचय बारंबारता CF कितना है? 13 है। पूरे बटे में F कितना है? 20 है। हाइट कितना है? 10 है। इसको काटोगे आएगा 30। यहाँ से आएगा 20 प्लस में 30 माइनस का 13 बटे में 20 गुणे का 10। 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे, यानी 10 दूना 20, 2 बचेगा। 2 बचेगा यहाँ पे 20 प्लस 13 में से 30 में से 13 जाएगा, बचेगा 17, 17 बटे में 2। इसको काटोगे 2 और 16, 2 पंचे 10, आएगा 8.5। 20 में 8.5 जोड़ोगे आएगा 28.5। यानी माध्यिका कितना आएगा आपका? 28.5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से लगा सकते हो। अब देखो, हमने पहले बताया ये आपका प्रश्न या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा या तो 6 नंबर में। अगर 4 नंबर 6 में पूछा जाएगा तो आपको स्टेप मार्किंग करना ही पड़ेगा, मतलब अच्छे से डिटेलिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ को आप लोग बनाओगे। ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया आपको ऐसे सीधे सीधे ग्राफ बनाना है, जिससे साइड में संचयी बारंबारता निकाल सकते हो। उसके बाद में संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा सर्कल करना पड़ेगा कि इस टर्म में, इस वर्ग अंतराल में हमें मिल रहा है। जहां से हमें दिया क्या क्या गया है, मतलब क्या क्या हमने प्राप्त किया। यहाँ पे लोअर लिमिट एल की वैल्यू 20 है, फ्रिक्वेंसी बारंबारता एफ 20 है, संचयी बारंबारता 13 है, एच हाइट 30 माइनस 20 10 है। ठीक है, एन का मान यहाँ पे एन बराबर है 60। ये सब चीजें आप यहाँ से निकालोगे, तब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में इसका फार्मूला लगा के लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर। वैसे तो ये सर्वसंख्या ही है, पर यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस का, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर बचेगा आपको, ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। हो गया, यही आपका क्या है? राइट हैंड साइड। इसी को हमें तो प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आपका 19। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिंपल सा देखिएगा, इसके चित्र आपके लिए बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, चित्र भी बनाना पड़ेगा।
पहले तो क्या करें, एक शंकु है और उसकी त्रिज्या क्या है, खिलौना शंक्वाकार क्या है जिसकी त्रिज्या 3.5 है। तो पहले तो क्या करो, आप शंकु बनाओ। देखिएगा थोड़ा सा, और इस पे क्या हुआ, एक गोले पर ऐसा कह रहे हैं कि रखा गया, ऐसा, हाँ बन गया। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या आर, आर जो है आपके पास में कह रहे हैं कि 3.5 है, यानी आर बराबर में दिया गया है। अब यहाँ से ऐसा लिख लेते हैं, दिया है, दिया है शंकु, शंकु की त्रिज्या आर बराबर में 3.5 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, थोड़ा काटने पीटने में आसानी होगी, दशमलव को हटाने में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, शंकु की त्रिज्या साथ में दिया गया और कह रहे हैं उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, यानी गोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर में 7/2 सेंटीमीटर है, ये भी है इसी में। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी इसकी दोनों की त्रिज्याएं तो आपके पास 7/2 है, पर यहाँ से ध्यान रखिएगा ये पूरी ऊंचाई, कंप्लीट ऊंचाई को क्या कह रहे हैं कि 15.5 है। अब देखो हमें पता है शंकु की ऊंचाई यहीं तक होती है h, और ये वाली जो ऊंचाई ये त्रिज्या एक्चुअल में आ रहा है, यानी यहाँ से क्या करोगे, शंकु की शंकु की ऊंचाई h बराबर में क्या होगा, 15.5 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिज्या 3.5 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब एच भी आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है, खिलौने का आयतन। अब यहाँ से देखोगे तो खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। किसका, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ओ सॉरी पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ से हम 1/3 को कामा ले लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, और पाई को कामा ले लेते हैं और आर स्क्वायर को कामा ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एच और यहाँ से बचेगा 2r, इतना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इस टर्म्स को देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं। हाँ, तो ऊपर देखो हमने क्या लिया, 1/3 पाई लिया, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या है हमारे पास में 7/2, और स्क्वायर है तो 7/2। ब्रेकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एच है, एच कितना है 12 प्लस 2, आर कितना है 7/2। देखिए 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा, ये 11 आएगा। ऊपर बचेगा 11 × 7 और नीचे बचेगा 3 × 2। यहाँ ब्रेकेट में बचेगा 2 से 2 कटेगा, 12 प्लस का 7, 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, हो जाएगा 19। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 11×7 = 77, उसके बाद में गुणे में 19 बटे में क्या आ जाएगा, 3×2 = 6, इतना आ गया। अब इसको क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए, तो 19 का और 7 का 77 का गुणा करिएगा, तो 19×7 कितना होता है 153 आई थिंक, अरे 133 होता है। 133 के 3 हासिल आएगा 13, और 19×7 133, 133 में 133 43 3 46, 146, और बटे में 6, 6 से इसको भाग कर दोगे तो 6×2 = 12, 2 बचेगा, 6×4 = 24, 2 बचेगा, और 6×3 = 18, 5 बचेगा, 0 लगाओगे, 6×8 = 48, यानी 243.8, ऑलमोस्ट इतना आएगा, 243.8, 242, मतलब लगभग में आपका इतना आएगा अप्रोक्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 243.8 ब्रैकेट में लगभग। ठीक है, और एक चीज, हाँ, आयतन निकालो तो इसका यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, चित्र के अंदर सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में क्या ज्ञात दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, और फिर फार्मूला कौन सा लगाया आपने, और ये सारी चीज आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और आज का आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। कह रहे हैं विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों के किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई अलग से आपको डाटा नहीं तैयार करना पड़ता है, बस बहुलक निकालते हो आप, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे, बस इसको लिखिए आप, फिर बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए,
बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस का ब्रैकेट के अंतर्गत F1 माइनस का F0 बटे में F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणे में क्या होता है H होता है। बस अब देखिए एल की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या है आपके पास में, तो ये F1 है, इसके पीछे वाली क्या होती है F2 और इसके आगे वाली क्या होती है F0। ये पता चल गया। हाइट इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। एल क्या है, 3, पता ही चल गया। अब रखते हैं आपके पास में 3 प्लस का F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 बटे में 8 दूनी 16 और F0 कितना है 7 है, F2 कितना है 2 है, तो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 16 माइनस का 9। हाइट कितना है 2 है, तो 3 प्लस का 8 में से एक 7 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा, एक बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 गुणे में 2। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7, इसको काटोगे दशमलव में तो 7 ग्राम में 0, दशमलव लगाओगे 0 20 बनेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 0, तो 7 8 56, 0.28 ऑलमोस्ट आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.28 मतलब कि 3.0 ओ सॉरी 3.28, 3.28 ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, 3.28 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप इस तरह से 20 प्रश्न हमने जल्दी से कर लिया और आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे। कई सारे फार्मूले भी हमने रिवीजन करवाए, अब सभी को आपको डिटेल्स देखना, इसको फार्मूले याद रखिएगा। अब जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतने ज़्यादा फार्मूले और टर्म्स सारी चीज़ें आपको क्लियर होते चलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ अगर हमने पहले से ही त्रिकोणमिति का क्विक रिवीजन अपलोड कर दिया गया, वीडियो कर दिया, उसके पहले भी कुछ एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करवाए हैं मैंने, वहाँ से आप जाकर के हमारे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियो को देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि किस टर्म्स पे और वीडियो हमें बनाना चाहिए। अगर स्पेशल कोई टॉपिक्स हो या फिर स्पेशल कोई चैप्टर उस पर वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर हम जरूर बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए आप अनिश सर मैथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।